आज हम लोग चैप्टर 7 का नया टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज है क्या। तो हम लोग समझ रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज 1950 से लेकर 1960 के मध्य में विकसित हुआ। और हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि इसकी खास बात क्या थी, तो हाई लेवल लैंग्वेज लिखने के लिए अंग्रेजी अक्षरों यानी अल्फाबेट्स यानी और संख्या नंबर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। बड़ा ही आसान है। जैसे अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें बड़े सिंटैक्स ऐसे हैं, जैसे प्रिंट एफ है या स्कैन एफ है, जो बड़े कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो ये किसी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी अच्छा एक बार और बता दें, लो लेवल लैंग्वेज के साथ ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वो जिस प्रोसेसर पर यानी जिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर चला देते थे दूसरे पर नहीं चल सकता था, लेकिन ऐसे इनके साथ नहीं था। हाई लेवल के साथ इसे आसानी से समझा जा सकता था और उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर द्वारा अनुवाद यानी ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में क्या कर सकते थे, परिवर्तित किया जाता है। देखिए कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता था, तो हाई लेवल लैंग्वेज साथ एक बात ये हो गई कि इनके लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ी। कंपाइलर मतलब ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। तो जो हम प्रोग्राम लिखते थे वो कंपाइलर क्या करता था, पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जनरेट कर देता था, जिससे सिस्टम उसको समझ पाता था कि क्या किया गया। आगे बात करते हैं। फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी प्लस, जावा, डॉटनेट, सन स्टूडियो इत्यादि उच्च स्तरीय भाषा है। ये सब उसके मतलब एग्जाम्पल हैं। अब आगे बात करते हैं, ये दो पीढ़ियों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, यह दो पीढ़ियों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग की जाती थी। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में सी प्लस ये सब भाषाएं आती थी। और चौथी फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आता था और ये बड़ा ही आसान होता था। ठीक है, अब हम इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन, जैसा हमने आपको बताया कि थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली की जरूरत नहीं पड़ती थी। थर्ड जनरेशन में हमें न तो मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी, ना असेंबली की जरूरत पड़ती थी, तथा न ही इसके उनको मशीन की संरचना की जानने की जरूरत है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली और मशीन में हमें सिस्टम के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। जब तक हम सिस्टम के स्ट्रक्चर को नहीं जान पाएंगे हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज सिस्टम डिपेंडेंट भी थी। यानी अगर आपने एक मशीन के आर्किटेक्चर प्रोग्राम कर दिया तो दूसरे मशीन पे नहीं चलेगा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज साथ ऐसा नहीं था। तो इस पीढ़ी के प्रोग्राम में पोर्टेबल थे। पोर्टेबल मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे स्ट्रक्चर के प्रोग्राम पर चल सकते थे, जिससे प्रोग्रामर को कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर के प्रयोग द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया सकता था। यानी अगर हम कॉपी करके एक जगह से दूसरे स्थान पे अगर जाना चाहे तो बड़े आसानी से अगर हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम किया उसको दूसरे पे कॉपी करें तो वो रन करेगा, कि उसे कंपाइलर आर्किटेक्चर से कोई मतलब ज्यादा नहीं। अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, थोड़ा और सिंपल हुआ। फोर्थ जनरेशन की बात है, इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग को अधिक सरल बनाया गया और इजी बनाया गया। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि फोर्थ जनरेशन में एसक्यूएल की बात करें, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, यानी हम खाली उसको लिखेंगे वो आंसर देगा, तो अधिक सरल बनाया गया। और चौथी पीढ़ी की अगर भाषा की बात करें तो एक पंक्ति या रो कथन स्टेटमेंट, ठीक है, यानी एक रो में ही अगर जैसे हमने कहा एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं उसमें लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई नाम की अगर टेबल बनी है तो उससे सारा का सारा डेटा आप रिट्रीव कर लेंगे केवल एक सिंगल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होता था। यानी चौथी पीढ़ी की एक रो, चौथी पीढ़ी में जब हम एक रो लिखे मतलब एक स्टेटमेंट का काम वही तीसरी पीढ़ी के 8 स्टेटमेंट के काम के बराबर था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो चौथी पीढ़ी की भाषा की बात करें तो भाषा में दृश्य वातावरण विजुअल इन्वायरमेंट का प्रयोग होता था। ठीक, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल वातावरण टेक्सचुअल इन्वायरमेंट का
प्रयोग होता था। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो बहुत पॉपुलर है और जावा स्टूडियो इसके प्रमुख उदाहरण। इसमें पूरा इन्वायरमेंट रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप भी रहेगा, मतलब आप उस पर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या कोई लेबल चाहिए तो आपको उसमें कोडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ड्रैग करिए, उठाइए और उसको पेस्ट करिए, उसकी लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। अब हम चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन के कुछ और एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहला, चौथी पीढ़ी की भाषा को सीखना आसान था। बिल्कुल आसान है क्योंकि एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता था। इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर का विकास करना आसान है। जब लिखना आसान है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आसान है। आगे बात करते हैं, प्रोग्रामर्स के लिए चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन की भाषाओं में अनेक विकल्प रहते थे क्योंकि इनकी संख्या अत्यधिक होती थी, उसमें ऑप्शंस काफी मिलते थे। आगे बात करें उच्च स्तरीय भाषा के लाभ, एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यह लैंग्वेज मशीन के ऊपर निर्भर नहीं होती थी। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज का कि वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, यानी एक मशीन पे आपने किया है उसे दूसरे मशीन पे चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आगे बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से सीखा एवं समझा जा सकता। बिल्कुल, इसके लिए बहुत कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी, जैसे किसी एक भाषा को आप समझाना है तो एकदम उस तरह आप सेंटेंस बता दीजिए, कीवर्ड बता दीजिए और बाकी तो खुद ही मैक्सिमम चीजें अपने आप आ जाती हैं। आगे, इस भाषा के प्रयोग के द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों में त्रुटियां की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कंपाइलर इंटरप्रेटर तो खुद ही बता देते हैं ना कि आपने जो किया इसमें एरर है, तो खुद ही बता देगा, वो दूर कर लेंगे। आगे, सॉफ्टवेयर को बनाने में उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल का प्रयोग किया जाता है, जैसे जावा, .NET, VB एंड C++, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर पर निर्भर नहीं होते। ये बात तो हमने आपको पहले भी बताई है कि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होते। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज। मैंने ये बात कई बार आप लोगों को बताया होगा कि जब भी किसी का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज जरूर होता है। तो अगर हाई लेवल का एडवांटेज तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि इस लैंग्वेज में लिखे गए सभी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हमें पहले कन्वर्ट करना होगा, ये अपने से कन्वर्ट होता नहीं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें एक अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डिसएडवांटेज ये कि डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर क्या, वो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो दूसरा है, एक ही कार्य करने के लिए लिखी गई मशीन और असेंबली प्रोग्राम की अपेक्षा उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम की क्षमता कम होती है। भैया क्षमता की बात कर रहा है, किस प्रकार की क्षमता कम होती है? इसमें अगर इफिशियंसी की बात करें तो जो जितना हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का कैपेसिटी था हार्डवेयर से इंटरेक्शन, उतना हाई लेवल लैंग्वेज का नहीं था। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज वो एक स्टेप कम था ना, मतलब वो डायरेक्ट सिस्टम की बात तो समझ नहीं सकता था, सिस्टम की बात समझने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इस लिहाज से उसकी क्षमता की बात की जा रही है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत पावरफुल है, आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है,